चलिए आज ये स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। शुरू करते हैं आज हम सेल के MCQ। ठीक है, शुरू करें। धमाकेदार सेशन की शुरुआत। आप सोच रहे हो कि सर आप लाइव नहीं आए, आप लाइव का बोल रहे थे। बिल्कुल जी, मैं लाइव का बोल रहा था आपको, पर मैं लाइव नहीं आया हूँ क्योंकि लाइव में क्या होता है, कम्युनिटी में और ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, अगर हमें जब लगेगा हमें लाइव आने की ज़रूरत है उस दिन हम लाइव आएंगे। अगर आज अब आपको MCQ सोल्व करना है, आज हम बात करेंगे सेल के MCQ की। टोटल बात करेंगे अराउंड 250 शायद MCQ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक वीडियो में नहीं होगा तो हम दूसरे वीडियो में और सोल्व करेंगे, पर सेल का एक भी MCQ छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से किसी भी टॉपिक का ये जो MCQ रहेंगे वो आपके टॉपिक वाइज टॉपिक रहेंगे। ठीक है, सेल से लेकर के पूरी MSN, फिर पूरी OBG, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक्स, सारे टॉपिक वाइज टॉपिक रहेंगे। ठीक है, ये जो MCQ रहेंगे वो CHO से लेकर के RRB, ESIC, DSSB, जिपमर, PGI, नोट सेट वगैरह सबको क्लियर करते हुए सारे MCQ बनाए गए। ठीक है, अभी ये बैच फ्री चल रहा है, आप उसमें आनंद लें MCQ सोल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आप भी जब भी आप क्वेश्चन को आप आंसर लिखे थे, एक पेपर और पेन लेके बैठे हैं साथ में, क्योंकि ये जो रोज का सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो आप कैसे क्या करना आपको मैं बता देता हूँ। आपको हम 12 MCQ की सीरीज में MCQ सोल्व करेंगे। पेपर और पेन लेके बैठे और साथ साथ आप जो है आपको जो लगे आंसर बताने से पहले वो आप आंसर लिखें। फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। सिंपल सा आ गया भाई, ATP के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनेला जिम्मेदार होता है। ठीक है, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। सर लाइसोसोम तो सुसाइटल बैग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, SCR और RER, तो ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ सर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है और ये क्या करता है आपका ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। गोल्जी गोल्डी सर नहीं, ये तो पैकेजिंग के अंदर हेल्प करता था। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल मेम्ब्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स। कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो कौन से बायोमोलिक्यूल से बनी हुई रहती है। तो सेल की पूछ रहा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई रहती है, बाई लेयर ऑफ लिपिड। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। नहीं सर, न्यूक्लिक एसिड तो नहीं था, गलत। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, नहीं सर ये भी नहीं था। प्रोटीन एंड लिपिड, बिल्कुल सर प्रोटीन और लिपिड, क्योंकि हमने पढ़ा था। अब एक और था प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, नहीं भाई हमने ये पढ़ा था कल की जो वीडियो के अंदर, हमने ये पढ़ा था कि एक ये बाई लेयर होती है। ठीक है, बाई लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की तो बाई लेयर होती है और इनके बीच में प्रोटीन फंसे हुए होते हैं। इसी को तो हमने बोला था क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद आया कुछ चीज़ें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही तो था कि दो बाई लेयर होंगी लिपिड की, इसके बीच में प्रोटीन फंसे हुए रहेंगे। तो इसका आंसर जाएगा आपका प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास से देखी उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो सोच रहे होंगे क्या है, क्या बोल रहा। आओ क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेलाज इन ह्यूमन सेल। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लार्जेस्ट ऑर्गेनेला कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। गोल्जी लार्जेस्ट नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्जेस्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेला रहता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेला ऑफ द सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेला होता है किसी भी सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, DNA। हाँ सर साइटोप्लाज्म में तो चलो मानते हैं एक बार DNA। RNA भी होता है, राइबोसोम भी होता है। ऑल ऑफ अबव, क्या आंसर जाएगा राइबोसोम। अगर हम पूछे ना साइटोप्लाज्म में तो नहीं होता, परंतु जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें तो होता ही है। DNA भी होता है, RNA भी होता है, राइबोसोम भी होता है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो आप पेपर के ऊपर आप अपने आंसर लिखते रहिए, फिर हम मैच करेंगे। ठीक है, पेपर के ऊपर आप आंसर लिखते रहिए हमारे सोल्व कराने से पहले। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन विच ह्यूमन सेल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलास। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया मानव शरीर के अंदर, मानव कोशिका के अंदर कहाँ पे चलती है। तो प्रोटीन की तो देखो न्यूक्लियस नहीं। अब देखो अगर न्यूक्लियस में देखा जाए ना एक तरीके से, तो न्यूक्लियस में भी चलनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA और RNA। और RNA जो क्या करता है, RNA के ऊपर राइबोसोम होते हैं, और RNA प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये तो एनर्जी का पावर हाउस है। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्वेश्चन दिया बेटे ने। अब दो आंसर आपको दे दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया और राइबोसोम भी दिया।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आर होते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है वो क्या रहेगा, राइबोसोम। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा आपका इसका राइबोसोम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल। क्या क्वेश्चन है, शानदार। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है किसी भी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये तो पावर हाउस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, ये भी तो स्टेरॉइड लिपिड और इसका फॉर्मेशन करता है, नहीं सर। लाइजोजाइम, हाँ लाइजोजाइम जो है वो हो सकता है, पर लाइजोजाइम तो सुसाइड भी है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन थोड़ी करेगा हार्मफुल सब्सटेंस का। तो हार्मफुल सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन सेल के अंदर करता है वो होता है पेरोक्सिसोम्स। अब यहाँ पे वापस लिखना कि जो होता है ना पेरोक्सिसोम्स, वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल्स। सेल्स के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, पेरोक्सिसोम। अगला क्वेश्चन बात करें, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है, वापस बोला हूँ, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है ना उनको तो बहुत इजी लग रहा है भाई, ऐसे इन्होंने पढ़ी नहीं थ्योरी उसको तो फिर। द डीएनए ऑफ ए ह्यूमन सेल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे वाह, डीएनए कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, न्यूक्लियस बिल्कुल, न्यूक्लियस में रहता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इन ह्यूमन सेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से हैं साइटोस्केलेटन के। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट बिल्कुल ये भी होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये भी होते हैं, और ऑल ऑफ अबव बिल्कुल। इसका आंसर चला जाएगा डी का, आपका 8 का आंसर चला जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने नोट्स के अंदर लिखना ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखना, पहली चीज़ लिखना लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस, सेकेंड चीज़ आप लिखना कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है पेरोक्सिसोम्स, और तीसरा आप लिखना कि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो स्ट्रक्चरल आपके कंपोनेंट होते हैं सेल्स के। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल इज कॉल्ड। देखो सेल डिवीजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गजब क्वेश्चन है यार भाई, माइटोसिस कहलाती है या मियोसिस कहलाती है, या माइटोसिस और मियोसिस दोनों कहलाती है, या नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है वो माइटोसिस है कि मियोसिस है। तो जो सेल डिवीजन होती है वो हमेशा माइटोसिस प्रोसेस से चलती है। कैसे चलेगी, माइटोसिस चलेगी, माइटोसिस में 2 भागों में चलेगी, कल ही तो बताया था, एक चलेगी इंटरफेज, ठीक है, और जो दूसरा चलेगी वो कौन सी फेज चलेगी बताओ, माइटोटिक फेज, इंटरफेज और माइटोटिक फेज चलेगी। तो जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया वो क्या, माइटोसिस है। इंटरफेज के अंदर फिर चलेगा G1, G0, G1, S, G2, और इसके अंदर वही चलेगा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया वो क्या रहेगी, माइटोसिस प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following organelles is responsible for breakdown of waste material in the human cell? बता दो, ब्रेकडाउन पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, गोल्जी तो पैकेजिंग का काम करता है, तो बचा कौन सा, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का सॉरी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं लिखना है, अगर डिटॉक्सिफिकेशन आएगा तो फिर उसका आंसर वो पेरोक्सिसोम चला जाएगा। ये वो रहता, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वर्ड मेरे माइंड से भी जा रहा है, उसको कैटालाइसिस का काम बोल रहा ना मैंने कल, उसको आपको सेल्स को भी तोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। द ऑर्गेनेला रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन को बनाने का काम पूछ रहा है, सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेला है। देखो लाइसोजाइम ये तो सीधा कट हो गया, लाइसोजाइम तो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, अब बचा न्यूक्लियस और बचा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस प्रोटीन को बनाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन न्यूक्लियस का मेनली काम तो जेनेटिक मटेरियल से रहता है। अगर ये आरएनए होता तो कुछ और भी सोचते। तो जो ऐसा ऑर्गेनेला कौन सा है
जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन को बनाने में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट, फिर हम आंसर मिलाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। वाह, माइटोकॉन्ड्रिया तो सीधे ही गलत हो गया, लाइसोसोम भी गलत हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गलत हो गया, बचा क्या साइटोस्केलेटन। यानी जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है, किसी भी सेल की शेप को देने का काम करता है। किसी सेल की शेप को देने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन करता है। यानी हमने क्या देखा आज, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, 12 MCQ सोल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट हम MCQ को देखें उससे पहले हम इनके आंसर्स को एक बार मैच करते हैं। पहले का था माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ठीक है। फिर प्रोटीन एंड लिपिड, फिर न्यूक्लियस, फिर ऑल ऑफ अबाउ, फिर राइबोसोम, पेरोक्सिसोम्स, न्यूक्लियस, ऑल ऑफ अबाउ, माइटोसिस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, बिल्कुल ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग, अरे वाह, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग, वाह, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट और पैकेज करने का काम। सीधा ही आंसर है गोल्जी। माइट्रो नहीं होता है, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, गोल्जी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन सेल्स। वाह, एक सेकेंड इसको, हाँ, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसका आंसर था गोल्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था लिपिड मॉलिक्यूल ये कौन सा टाइप है जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाता है। बिल्कुल सर, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने प्रकार के हमने पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल और तीसरा होता है अपना ग्लाइकोलिपिड, है ना। तो फॉस्फोलिपिड होता है वो हमने पढ़ा था मेनली 75% होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद में ग्लाइकोलिपिड होता है जो क्या बनाता है। तो से पूछ रहा है कि मेजर कौन है, तो मेजर के आंसर चला जाएगा फॉस्फोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं, गलत, फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग लिपिड। लिपिड को कौन प्रोड्यूस और स्टोर कर रहा, बताओ। लिपिड को करते हैं गोल्जी, बिल्कुल नहीं करता गोल्जी। गोल्जी तो स्टोर करता है इसको, गोल्जी करता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, लाइसोसोम तो सुसाइडल है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो 2 चीज़ें बनाता है। एक तो स्टीरॉइड जिसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हो गया, और दूसरा बनाता अपना ये लिपिड। तो लिपिड बनाने का काम कहाँ हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। अगर आपसे पूछता ना प्रोटीन कहाँ स्टोर वगैरह वो है, तो आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड असेंबलिंग राइबोसोम। क्या कैसे, देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड असेंबलिंग राइबोसोम्स इन ह्यूमन सेल, बताओ राइबोसोम कौन करता है। अब आ रही है थ्योरी याद, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है ना बच्चों ने, जो 2 क्लासों की थ्योरी पढ़ी, उनको तो सारा आ रहा होगा ये सारे आंसर। देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस तो हो नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूर हो सकता है इसका आंसर, पर ये होगा नहीं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर RE और SER 2 होते हैं। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे आपके ER है, ER में 2 R होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो लिपिड का और स्टीरॉइड का फॉर्मेशन करता है। स्टीरॉइड में मतलब आपका गया एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या बनाता है आपका, वो बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना। ये राइबोसोम होते हैं इसके ऊपर, इसलिए। पर ये तो पूछ रहा है कि राइबोसोम कौन बनाता है, तो इसके ऊपर तो होते हैं। हमने पढ़ा था, याद करो, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था RNA, हमने पढ़ा था RNA फॉर्म राइबोसोम। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी कौन करता है, RNA करते हैं। आ रहा मजा,
नहीं मज़ा आ रहा है, चुपचाप अभी क्लास यहाँ से बंद करके पहले जाके मैं पढ़ के आओ थ्योरी। अगर जब थ्योरी पढ़ के आओगे फिर एमसीक्यू को देखने का मतलब है, क्योंकि मेहनत इसी चीज़ की कर रहे हैं कि अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द नाइबर सेल्स इन ह्यूमन टिश्यू। तो इसका अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो आपको पूछेंगे टाइट जंक्शन, बिल्कुल नहीं। आंसर तो इसका होगा गैप जंक्शन। हो सकता है कि देखो हम पहले एक और काम करते हैं, गैप भी नहीं हो सकता, इसका पहले जंक्शन देखो हम क्या बता रहे हैं। जंक्शन होते हैं 3 टाइप के, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन में तो बिल्कुल ही आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है, मटेरियल्स का एक सेल से दूसरी सेल में। डेस्मोसोम में थोड़ा बहुत होता है, परंतु ये जो मेन डेस्मोसोम का काम होता है वो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इंजरी से बचाना। और गैप जंक्शन में पूरा का पूरा इधर से इधर आदान प्रदान होता है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन किस में होता है, तो भाई सीधा है गैप जंक्शन में होता है। किस में होता है, गैप जंक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्पेशल सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन और फॉरेन इन्वेंडर्स। यानी कि ऐसी कौन सी सेल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फाइटिंग करने का काम करती है इन्फेक्शंस के साथ में। न्यूरॉन नहीं, आरबीसी नहीं, मसल सेल नहीं, डब्ल्यूबीसी काम करती है फाइटिंग का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, अच्छा, दैट अलाउ द स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन सेल। अब एंडोलाइसिस तो है नहीं इसकी प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो अलग प्रोसेस होता है खुद ही। अब बचे 2, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। भाई हमने कल क्या पढ़ा था, कल थ्योरी में हमने ये तो पढ़ा था कि 2 प्रोसेस होती है, एक होता है आपका पैसिव प्रोसेस, एक होता है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस के अंदर 3 चीज़ें आती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो अलग हो गया, एंडोलाइसिस तो पूरा अलग हो गया। तो पैसिव का पूछा तो पैसिव में या तो जाएगा डिफ्यूजन, या जाएगा ऑस्मोसिस, या जाएगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन वापस देखो इसको कि वह कौन सा पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसके अंदर अलाउज स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल टू पास थ्रू से। मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है और आपको पता है खाली अगर मॉलिक्यूल पूछे तो वो किस में जाते हैं, आपका आंसर डिफ्यूजन में, क्योंकि डिफ्यूजन में ही ओनली मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, ऑस्मोसिस में तो वाटर मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने सही हो रहा है तुम लोगों के। वीडियो खत्म होएगा ना तो आप कमेंट करके मुझे बताना कितने आपके आंसर सही हुए हैं। ठीक है, पेपर पे लिखते रहो, यही प्रोसेस चलने वाला है, इसलिए पेपर पे लिखते रहो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप अपने क्लासमेट्स को, अपने सारे मेंबर्स को, अगर वो थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी कहीं से भी पढ़े, अगर एमसीक्यू सेशन के अंदर आपके साथ में आते हैं तो एक एमसीक्यू सोल्व कराने का मज़ा अलग से आएगा। और जब इतने सारे होंगे तो फिर लाइव का मज़ा चलता है, जब थोड़ा बहुत बच्चे देखे तो फिर लाइव में भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चलती नहीं है ना। इसीलिए जो है अब बच्चों को आप आगे से आगे सजेस्ट कीजिए कि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स इन ह्यूमन सेल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। भाई ऐसा तो कोई है नहीं अपने यहाँ पे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया देखो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो अगर इस पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, राइबोसोम भी नहीं करता, अगर करता है तो क्लोरोप्लास्ट करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए तो इसका आंसर चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट। बाकी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आने वाला नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन सेल्स में ऑर्गेनल्स होते भी नहीं है, पर अगर एमसीक्यू है तो हमने लाए हम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प टू बाइंड सेल टुगेदर इन ह्यूमन सेल्स। वाह, वह कौन सा प्रोटीन होता है जो सेल्स को एक दूसरे से बांध करके रखता है। क्या बात है, रिसेप्टर प्रोटीन नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं, ये तो ट्रांसफर का काम करता है, एंजाइम्स नहीं भाई, एडेशन प्रोटीन। एडेशन का मतलब ही क्या होता है, चिपकना। एडेशन का मतलब ही क्या होता है, चिपकना। तो कौन सा प्रोटीन होता है, लिख लो कॉपी में, कौन सा प्रोटीन होता है, एडेशन प्रोटीन होता है, जो क्या काम करता है कि सेल्स को एक दूसरे से बांध करके रखता है। सेल्स को एक दूसरे से बांध कर रखता है, उस प्रोटीन का नाम ही क्या, एडेशन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। निम्न में से कौन से प्रकार का वह सेल डिवीजन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। अच्छा, स्पर्म को प्रोडक्शन करता है, एंड एक
इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कौन सा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन है जो क्या करता है, स्पर्म्स और एग को फॉर्मेशन करता है? बताओ। अगर आपसे खाली सेल डिवीजन का पूछता, खाली सेल डिवीजन का पूछता, अगर आपको मेंशन नहीं करता स्पर्म और एग, तो इसका आंसर जाता माइटोसिस। लेकिन अगर जब इसने आपको किया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर जाएगा मियोसिस। मियोसिस वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अंदर स्पर्म और एग का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म और एग में सेल डिवीजन होगा मियोसिस प्रक्रिया के दौरान, और अगर नॉर्मल सेल डिवीजन होगा वो आपका होगा माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान। ठीक है। अगला है, अगले क्वेश्चन 11, मतलब 11 मतलब हो गया 12 और 10 22 एक 23 नंबर क्वेश्चन। अगर हम एक्स से मिलाएं तो 23वां नंबर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड जनरेटिंग फोर्स इन ह्यूमन सेल? अच्छा, कि इनमें से वह कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए और फोर्स जनरेशन के लिए मसल सेल में। मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा प्रोटीन काम आता है? सिंपल ये देखो, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कौन सा आया? तो एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन नाम सुने, एक्टिन। तो ये एक्टिन है जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं रहते, कौन सा रहता है? हाँ, अगर पूछे साइटोस्केलेटल प्रोटीन में जिम्मेदार कौन कौन से, तो है जिम्मेदार सारा। पर कॉन्ट्रैक्शन पूछे तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा? एक्टिन जिम्मेदार है। अगला, which of the following is a type of organelles in human cells that is responsible for synthesizing and assembling protein? प्रोटीन का सिंथेसिस और असेंबल that are exported from a cell, जो कि एक सेल से एक्सपर्ट हो चुका है, मतलब बाहर निकल चुका है। अब क्वेश्चन वापस उसने घुमाया, ये पूछ रहा है कि कौन से वह प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिंथेसिस करता है प्रोटीन को। अब प्रोटीन सिंथेसिस पूछा है ना, सिंपल सा पूछ लिया। और ये जानबूझ करके न्यूक्लियस दे रहा है, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियस देख करके आप राइबोसोम सोचो और राइबोसोम सोच करके ये आंसर दो, पर अगर राइबोसोम में देना नहीं है, खाली प्रोटीन का पूछ रहा है, तो भाई आपको खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर फोकस करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं, लाइसोसोम का काम नहीं। ठीक है, किसको देखना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि यही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर आपसे पूछे राइबोसोम का कौन प्रोडक्शन करता है, तो भाई राइबोसोम अगर आपको पूछे तो आपका आंसर जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी कौन सा जाएगा? आरएनए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे तो आज का आंसर क्या जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैच करें आंसर्स को। मैच करते चलो। गोल्जी, फोस्फोलिपिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस। अरे भाई वो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। उसको करेक्शन करना भाई, एक बार गलती हो गई यहाँ से हमारी। देखो, न्यूक्लियोलस, गैप जंक्शन, व्हाइट ब्लड सेल डिफ्यूजन, क्लोरोप्लास्ट, एडहेशन प्रोटीन, मियोसिस, एक्टिन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी 11 अपने सही थे, एक हमने यहाँ पे गलती कर दी। ये कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ, which of the following organelles is human responsible for synthesis and assembling और राइबोसोम? ह्यूमन सेल्स के अंदर राइबोसोम को सिंथेसिस करना और असेंबल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस है भाई। सॉरी, न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट आओ। तो अब ध्यान देना कि उसका फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है राइबोसोम का। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा वो काफ़ी कौन से नंबर का है? नंबर तो आई थिंक होना चाहिए 36, ऐसा कुछ होना चाहिए। देख लो कौन सा होगा, 24, 25, 26 नंबर का होना चाहिए। आई थिंक 26 नंबर क्वेश्चन होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल? हार्मफुल सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? पता है आपको? पेरोक्सिसोम करते हैं। गोल्जी, माइट्रो, कटो। कौन सा आंसर आएगा? पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल सब्सटेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइक्लिंग सेलुलर वेस्ट?
वाह। ब्रेक डाउन का काम करता है, रिसाइकिल का काम करता है लाइसोजाइम। राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल का, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, लाइसोजाइम आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दैट अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा नाम भी आगे देखो, वाटर मॉलिक्यूल आ गया, सेल मेम्ब्रेन से निकलना, बता दो। एंडोलाइसिस होगा नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। अब बताओ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, अगर खाली मॉलिक्यूल का पूछता, वाटर नहीं देता तो आंसर चला जाता डिफ्यूजन। अगर इसने वाटर नाम मेंशन कर दिया तो आंसर चला जाएगा ऑस्मोसिस, आंसर चला जाएगा ऑस्मोसिस। क्योंकि जिन्होंने थ्योरी क्लास ली उन्हें पता है कि डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर कोई मॉलिक्यूल जाए, जरूरी नहीं वो वाटर का है, हवा का है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ एक मॉलिक्यूल्स होता है, वो कौन सा होता है? वाटर का मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो आपसे पूछा है कि वाटर का मॉलिक्यूल है तो सिंपल सा भाई ऑस्मोसिस है। और अगर ये अगर हवा का होता है, फिर अगर मॉलिक्यूल देता है एयर का, तो आंसर वो हो जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्पेशल सेल इन ह्यूमन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कौन सी वह कोशिका है ह्यूमन सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करती है? WBC तो लड़ती है, RBC तो नहीं भाई, मसल्स तो नहीं भाई, आंसर जाएगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर ये है, आंसर सही नहीं, 27 नंबर साइड 28 ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन। वाह, कौन सा वह साइटोस्केलेटल प्रोटीन है दैट फॉर्म रिजिड फिलामेंट टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन द ह्यूमन सेल्स, जो क्या बनाता है? रिजिड फिलामेंट को बनाता है। अब हमने ये तो देख लिया, एक्टिन तो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, तो एक्टिन तो आंसर सीधे कट हो गया, एक्टिन तो नहीं करता। अब वह कौन सा माइक्रोफिलामेंट, सॉरी वह कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन है जो क्या बनाएगा? रिजिड फिलामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसका आंसर ये होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स कट हो गए। तो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करने का काम करता है, और वो क्या करते हैं? रिजिड फिलामेंट बनाते हैं ह्यूमन सेल्स में, ताकि वो क्या दें? सपोर्ट दें। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगर किसी बच्चे को अगर MCQ में दिक्कत आ रही है, ऐसे लग रहा है कि MCQ ज़्यादा गलत हो रहे हैं उसके, तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप जो पिछले 2 क्लास आपको अपलोड कर रखे हैं हमने यूट्यूब पे, उसको आप एक बार ज़रूर देखें। वहाँ से देखने के बाद आई थिंक आपके 90% 80% तो मान के चले MCQ सही होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन ह्यूमन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग सेलुलर वेस्ट। वही आ गया आंसर, डाइजेस्ट करने का पूछे या सेलुलर वेस्ट को रिसाइकिल करने का पूछे, आंसर जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन ये, अब ये मैं सोचना कि लाइसोसोम का एक ही चीज़ है। देखो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आपको इसलिए बताएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आया ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट अलाउज द लार्ज मॉलिक्यूल टू एंटर इन द सेल फॉर्मिंग ए वेसिकल। एक वेसिकल्स बनाते हुए, एक छेद बनाते हुए एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे। बताओ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये 2 तो पैसिव होते हैं, तो 2 तो सीधे इकट्ठे हो गए। अब बता एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर जाना, तो इसका आंसर होगा एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब सेल को तोड़ते हुए कोई चीज़ अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती हुए। अब ये सेल है, सेल को अगर कोई तोड़ती हुई जाएगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी? एक छेद बनाएगी, तो इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एंडोसाइटोसिस, जो क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर कोई चीज़ जाती है अंदर, और अगर कोई चीज़ बाहर आती है उसे हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of special junctions that form a shield between adjacent cells that prevent passage from material in human tissue। वाह, क्या क्वेश्चन आया, देखो बता दो कि वह कौन सा जंक्शन है जो कि एक सील बनाता है बिटवीन एडजेंट सेल टू प्रिवेंट पासेज। मतलब कि ये कहना चाह रहा है ये सेल है और दूसरी सेल है, इधर से इधर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो ये क्या बना दी उन्होंने? सील बना दी। इसे डेस्मोसोम तो होता नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, एट्रैक्शन तो करता नहीं, चिपका के रखता है। गैप जंक्शन तो अलाउ करता है कि भाई हाँ तुम इधर से इधर जा सकते हो। अब रोकने का काम कौन करता है? एक ही काम करता है, टाइट जंक्शन।
टाइट जंक्शन होता है वो क्या करता है, रोकने का काम करता है सेल्स के पार्टिकल्स को, इधर से इधर नहीं जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, वह कौन से प्रोटीन का टाइप है जो क्या करता है, रिसेप्टर के काम करता है, रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। वाह, स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन ह्यूमन सेल्स, वह कौन सा प्रोटीन है जो क्या करता है, एक्ट एज रिसेप्टर। अब नाम में से पता दे रहा है, ये बोल रहा है कि रिसेप्टर की तरह काम करता है, ताकि वो पहचान ले कि भाई कौन सी चीज़ आ रही है। जैसे एक सेल के ऊपर रिसेप्टर नहीं होते, जिस चीज़ के रिसेप्टर होंगे वो चीज़ अगर आएगी तो वो रिसेप्टर अपना गेट खोल देगा। तो एडेसेंट प्रोटीन तो चिपका के रखता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम तो होंगे नहीं। आंसर क्या गया, रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जो किसके जैसे काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं किसी भी सेल्स को सिग्नल देने के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टिश्यू की ग्रोथ और उसकी रिपेयर के अंदर कौन सा सेल डिवीजन काम में आता है, बताओ कौन सा सेल डिवीजन वह सेल डिवीजन है जो कि ग्रोथ और रिपेयर करता है। हमने पढ़ा था ना यार, ग्रोथ और रिपेयर का अगर पूछे या सेल डिवीजन का सिंपल सा पूछे तो आंसर चला जाएगा माइटोसिस। अगर आपको पूछे स्पर्म का वो तो आपका आंसर जाएगा मियोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा माइटोसिस डिवीजन, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इन ह्यूमन सेल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग स्टोरिंग एटीपी इन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। बता दो, आंसर वही है जो आपने सोचा है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। बालक इतने होशियार हो गए कि पढ़ते ही नहीं वो चीज़ें, आराम मजा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर सही हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन द सेल। अरे वाह, ट्रांसपोर्ट करने का काम पूछ रहा है, तो रिसेप्टर प्रोटीन तो रिसेप्टर का काम करता है, एडेसेंट प्रोटीन चिपकाने का, एंजाइम होता नहीं है, कौन सा आया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जो क्या करता है, सेल के अंदर किसी भी प्रोटीन किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आंसर देखें हम सबके, कौन से तरीके, तुम आगे बढ़ गए क्वेश्चन देख लोगे बेटा, भरोसा नहीं तुम लोगों का। देखो, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ऑस्मोसिस, न्यूरॉन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, लाइसोजाइम, एंडोल, साइटोसिस, टाइट जंक्शंस। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है भाई। तो हमने अराउंड 36 to 37 MCQ आई थिंक अभी किए हैं। ठीक है, सेल्स के कितने किए, 36 to 37। ऐसा मैं समझ रहा MCQ खत्म होगी, क्योंकि आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो, अभी तो लाइन ये देखो कितनी बाकी पड़ी है। ठीक है, मिलेंगे सेल के अराउंड हम, अगर हमें लगेगा कि काफ़ी सारे जो आंसर हम दे पा रहे हैं तो हम बंद कर देंगे, वरना अभी हम अराउंड 100-150 तो पार करेंगे ही करेंगे। चलो, चाहे का गैप है लो, ब्रेक लो आराम से। और सबसे पहले अगर किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ी तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, वरना थ्योरी के बिना आपके आधे क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ के आओ। और मैं हमेशा एक चीज़ कह रहा हूँ, थ्योरी आप कहीं से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, MCQ आप टॉपिक वाइज टॉपिक सोल्व करने की आदत डालो। अगर मैं 2 घंटे के अंदर आपको खाली 10 MCQ सोल्व कराऊँ तो इसमें मेरी कोई मानता नहीं है। ठीक है, हम किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम एक चीज़ बात बोल रहे हैं कि बच्चों का समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 2 घंटे के अंदर आप खाली 10 MCQ सोल्व कराओ, बाकी में आप उसकी थ्योरी पढ़ो, तो भाई थ्योरी तो उन्होंने पहले पढ़ रखी है, अब थ्योरी और नया पढ़ाने से क्या ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको किसी को भी कंप्लीट ये कोर्स ज्वाइन करना है कि सर मुझे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन, ताकि देखो कंप्लीट कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम अभी आपको वो एक भाई आप भी लूटना शुरू हो गए, नहीं। हमारा ये उद्देश्य रहता है, हमें पता रहता है कि इतने जो बच्चे जो हमारे पास में तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें एक मैसेज डाल दीजिएगा 9636591860। इन फ्यूचर अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, 9636591860 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर देना। और हाँ, सेकंड चीज़ ये कि हम बहुत ही जल्द लाइव आने की सोच रहे हैं, लाइव आके MCQ आपको सोल्व कराने की सोच रहे हैं। तो उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो रहती है, अभी हमारे पास में जो बच्चे थे वो थ्योरी के बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो थ्योरी के काफ़ी बच्चे हैं। जो भी कंपटीशन के बच्चे हमारे पास बहुत कम है, तो आप भी अपने जितने भी कंपटीशन के ग्रुप हैं, अगर उनको भी आप बताइए कि यहाँ टॉपिक वाइज MCQ सोल्व होंगे और अच्छी तरीके से होंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिजल्ट 1 महीने में खुद को पता चलेगा।
आज हम ECT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइकेट्री की क्लास में। ऐसे ECT के क्वेश्चन होंगे आपने सोचा नहीं होगा, इतनी प्रकार की नर्सिंग प्रायोरिटी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स, मिलते हैं आगे वापस थोड़ी देर में।